स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस, जो कि ब्रांच क्या है आप लोगों का, ह्यूमन डेवलपमेंट, पेपर कौन सा लाई स्टूडेंट आप लोगों का, तो पेपर सेकंड है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशन एवं परामर्श के सिद्धांत। ठीक है, आपका पेपर कब होने वाला है, तो आप लोगों का पेपर जो है 24 जुलाई को होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, फ्रैंक पार्सन्स, दूसरा ऑप्शन है स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है कार्ल रोजर्स और चौथा ऑप्शन है जोन्स। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये कौन, मतलब व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था स्टूडेंट, तो फ्रैंक पार्सन्स ने किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने नोट करके भी इस पॉइंट को डिफाइन कर दिया है कि क्या है स्टूडेंट, 1 मई है स्टूडेंट, यहाँ पर मई होगा। ठीक है, मई, 1 मई 1909 ईस्वी में क्या है, संक्षिप्त रिपोर्ट में व्यावसायिक निर्देशन शब्द की चर्चा की थी, इसलिए इन्हें व्यावसायिक निर्देशक का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगले क्वेश्चन हमने बनाई दिया आप लोगों का कि व्यावसायिक निर्देशन के जनक कौन है, तो याद रखिएगा कि फ्रैंक पार्सन्स है, और उन्होंने सबसे पहले जो है मतलब सॉरी सॉरी स्टूडेंट, उन्होंने सबसे पहले किस वर्ष जो है मतलब व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग किया था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1 मई कब है, और 1908 ईस्वी में क्या किया था उन्होंने, व्यावसायिक निर्देशन का जो है शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य में कौन कौन सा दिया है कि छात्र की अंतः शक्तियों को समझना, दूसरा है पाठ्यक्रम चयन में सहायता, तीसरा है व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना, और क्या है स्टूडेंट, चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत हैं। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत क्या है स्टूडेंट, ये देखिए पहला ऑप्शन, सॉरी पहला पॉइंट है या पहला ऑप्शन देखिए क्या है, निर्देशन सभी छात्रों को प्राप्त करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है प्रमाणीकृत परीक्षाएं प्रयोग की जाए, तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान प्रारंभ हो, चौथा ऑप्शन है आपका उचित एवं संबंधित सूचनाएं, पांचवा है उत्तरोत्तर का अध्ययन, छठवां है विद्यालय तथा माता पिता के मध्य गहरा संबंध, और सातवां क्या है आपका उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो शैक्षिक निर्देशन है उसके क्या क्या है, उसके मतलब ये इतने सिद्धांत है स्टूडेंट। आपके ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन हमने आपको एक जगह 6 दे दिया, ताकि अगर इसमें से कोई भी आगे पीछे करके आए तो आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनिर्देशात्मक परामर्श होता है। ठीक है, अनिर्देशात्मक परामर्श जो है क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, परामर्श दाता केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है परामर्श प्रार्थी केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है परिवार केंद्रित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है, तो अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, कब आवश्यकता होती है, तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता जो होती है स्टूडेंट कि पाठ्य विषयों का चुनाव, दूसरा ऑप्शन है अग्रिम शिक्षा को निश्चित करना, तीसरा ऑप्शन है अवरोधन को दूर करना, चौथा ऑप्शन है जीविकाओं का ज्ञान देना। ठीक है, तो देखिए शैक्षिक निर्देशन का पहला उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, तो सही विषय का कैसे चुनाव कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, फिर क्या अग्रिम शिक्षा को निश्चित करना, यानी आगे की, जैसे अभी आप लोग क्या है पीजी सेकंड सेमेस्टर में है स्टूडेंट, तो फिर क्या जब पीजी करने के बाद अगर आप लोगों में से बहुत से बच्चे क्या होंगे, मतलब बीएड करना चाहेंगे, तो बीएड क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ अग्रिम शिक्षा हुई, मैंने आगे आने वाली शिक्षा हुई, तो उसके लिए भी क्या है निश्चित करना। ठीक, ये भी सही है। फिर अवरोधन को दूर करना, ये भी बात सही है। फिर क्या है जीविकाओं का ज्ञान देना, कैसे आप अपने जीविकापार्जन को मतलब कायम रख सकते हैं या बना सकते हैं उसके लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, छात्रों को
छात्रों को पढ़ाई में अच्छा करने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है, कठोर व सख्त अनुशासन। दूसरा ऑप्शन है निर्देशन एवं परामर्श। तीसरा ऑप्शन है दंड देकर। और चौथा ऑप्शन है इनमें से मतलब उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, इसका जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा क्या हो सकते हैं, छात्रों को पढ़ाई में हम अच्छे से मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि परामर्श का उद्देश्य है। ठीक है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो आपका देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है आपका कि बच्चों को समझना। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, बच्चों को समझना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में कमी का पता लगाना स्टूडेंट। ठीक है, बच्चों में कमी का ये नहीं रहेगा, बच्चों में कमी का पता लगाना। फिर क्या, समायोजन में बच्चों की सहायता करना। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए अपबोधन के लिए वह दृष्टिकोण। ठीक है, अपबोधन के लिए वह दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सकीय प्रक्रिया को परामर्शदाता द्वारा प्रासंगिक मानी गई विधि द्वारा निर्देशित किया जाता है, कहते हैं क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, निर्देशात्मक परामर्श। दूसरा ऑप्शन है गैर निर्देशात्मक परामर्श। तीसरा है व्यवसायिक परामर्श। और चौथा है संकलनात्मक परामर्श। स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो स्टूडेंट पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि निर्देशात्मक परामर्श कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निर्देशात्मक परामर्श कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका कि WM प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन कितने प्रकार का होता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 होगा स्टूडेंट। ठीक है, 7 प्रकार, 8 प्रकार। तो याद रखिएगा कि क्या क्वेश्चन है आपका कि WM प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 6 प्रकार के होते हैं, यानी आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाए। अब वो 6 निर्देशन कौन कौन से हैं स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर हमने नोट कर दिया एक जगह। पहला क्या है आपका व्यवसायिक निर्देशन। दूसरा है शैक्षिक निर्देशन। तीसरा है सामाजिक व नागरिक कार्यों में निर्देशन। चौथा है स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं में निर्देशन। पांचवा है चरित्र निर्माण क्रियाओं में निर्देशन। और छठवां क्या है, अवकाश के समय का उत्तम उपयोग के लिए निर्देशन। ठीक है, तो ये क्या, ये 6 आपके क्या है WM प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देख लीजिए एक बार फिर से प्रश्न जो 6 प्रकार हम दे दिए, उन 6 प्रकार का नाम हम आपको एक जगह दे दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का समस्या का सामना न करना पड़े। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शिक्षा निर्देशन के निम्न चरण है। कौन कौन से चरण जो शिक्षा निर्देशन में आते हैं? तो पहला क्या है आपका मनोवैज्ञानिक। दूसरा है आपका सामाजिक व आर्थिक अध्ययन। तीसरा है प्राथमिक साक्षात्कार। चौथा है स्वास्थ्य परीक्षण। पांचवा है पार्श्व चित्र निर्माण। छठवां है सम्मेलन। और सातवां क्या है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छे परामर्शदाता का गुण होता है। ठीक है, एक अच्छे परामर्शदाता का क्या गुण होता है, ये आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, एक आकर्षक व्यक्तित्व। दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षित एवं अनुभवी। तीसरा ऑप्शन एक अच्छा वक्ता व श्रोता। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक अच्छा परामर्शदाता का गुण क्या होता है, उसका व्यक्तित्व जो होता है आकर्षित करने वाला होता है। स्टूडेंट जब उसका व्यक्तित्व आकर्षित, परामर्शदाता का व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला होगा तभी तो आप उनकी बातों को सुनेंगे। और वह व्यक्ति कैसा होता है, प्रशिक्षित होता है और अनुभवशील होता है, तभी तो वो आपकी समस्याओं को क्या करेगा, निदान कर सकता है। फिर क्या है, अच्छा वक्ता यानी अच्छा बोलने वाला हो, और उसके साथ साथ क्या हो, अच्छा सुनने वाला भी हो, यानी कि जो मतलब प्रार्थी है उसकी मतलब समस्या को वो सुनने वाला हो, और प्रार्थी की समस्या का समाधान कैसे करे, अपनी बातों से मतलब वो उसको प्रभावित करे और उसकी समस्या का समाधान करे, उसी को हम क्या बोले, अच्छा वक्ता हो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या करे स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य है। व्यावसायिक निर्देशन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? पहला क्या है, भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी देना। दूसरा ऑप्शन है योग्यताओं व दक्षताओं को बताना। तीसरा ऑप्शन है निर्धन व्यक्ति को सहायता देकर स्वावलंबी बनाना। चौथा ऑप्शन है व्यवसाय के चयन का उपयोग करना। और पांचवा है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए व्यावसायिक निर्देशन में क्या होता है, व्यवसाय तो कोई जरूरी नहीं कि व्यवसाय सिर्फ एक ही विषय पर हो, व्यवसाय के कई रूप हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भिन्न भिन्न विषयों के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए क्या मतलब उसकी योग्यता क्या, उसकी दक्षता, उसकी क्षमता क्या है, उसके बारे में भी हम व्यवसाय से संबंधित जो है जानकारी देकर उसको हम
हम जो है योग्यता के अनुसार उसका व्यवसाय करा सकते हैं। फिर क्या निर्धन व्यक्तियों की सहायता यानी गरीब व्यक्तियों की कैसे सहायता की जाए और सहायता करके क्या कर सकता है, कोई भी जो है परामर्शदाता जो है उस व्यक्ति को अपने जो प्रार्थी है उसको स्वावलंबी बना सकता है। फिर क्या व्यवसाय के चयन का उपयोग आप कौन सा व्यवसाय करें जिसमें आपको सफलता मिल सकती है, इसको भी क्या करता है, एक व्यवसायिक निर्देशन में जो है शामिल किया जाता है, या इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श का अर्थ, ठीक है, देखिए स्टूडेंट, परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान करना होता है। यह कथन किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन किसका है, तो वेबस्टर जी का है। यह कथन किसका है स्टूडेंट, तो वेबस्टर जी का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि WC, ठीक है, WC रीडल के अनुसार निर्देशन के सिद्धांत हैं। ठीक है, WC रीडल के अनुसार निर्देशन के कितने सिद्धांत होते हैं स्टूडेंट, देखिए पहला सिद्धांत उन्होंने क्या दिया कि निर्देशन बालक के प्रत्येक पक्ष से संबंध रखता है। दूसरा क्या है आपका, व्यक्ति या समूह के हर एक सदस्य से संबंध रखता है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, निर्देशन प्रायः बालक की रुचि और समायोजन से संबंधित होता है। चौथा क्या है आपका, निर्देशन एवं उपदेश परस्पर क्या होते हैं, पूरक क्रियाएं होती हैं। पांचवा क्या है, निर्देशन मंद का मतलब धीमी, ठीक है, किंतु निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी बात सही है। इसलिए यहाँ पे क्या है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन के सिद्धांत के उदाहरण है या निर्देशन के सिद्धांत है, ऐसे भी क्वेश्चन करके आ सकता है, उदाहरण करके भी आएगा और निर्देशन के सिद्धांत क्या क्या है। तो देखिए पहला क्या है आपका, निर्देशन समस्त बालकों के लिए है, ये भी बात एकदम 100% सही है। निर्देशन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी हमने अभी आपको बताया। फिर तीसरा क्या, निर्देशन बाल विकास के सभी क्षेत्रों से संबंधित है, ये भी बात सही है। निर्देशन आत्मबोध और आत्मविश्वास को विकसित करता है, ये भी बात सही है। निर्देशन छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक व परामर्शदाता का सहभागी कार्य करता है, ये भी सही है। फिर क्या है, निर्देशन सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, ये भी बात सही है स्टूडेंट। और क्या है आपका, व्यक्ति के महत्व एवं प्रतिष्ठा की स्वीकृति करता है, ये भी बात सही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, हम एक ही जगह इसलिए 8 पॉइंट दे दे रहे स्टूडेंट के, इसमें से अगर कोई भी एक इधर उधर करके आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग एक बार जरूर लिखकर इसको याद कर लीजिए, या नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार जरूर आप लोग सुन लीजिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है अच्छे से याद हो जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या दिया, वेबस्टर डिक्शनरी। दूसरा ऑप्शन है बिली एंड एंड्रयू। तीसरा ऑप्शन है रॉबिन्सन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बिली एंड एंड्रयू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई, क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के भी किस शब्द से स्टूडेंट, तो काउंसिलियम से। ये भी देखिए यहाँ पर हमने शब्द भी लिख दिया है कि काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के काउंसिलियम शब्द से हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न स्पेलिंग भी देखते चलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप क्वेश्चन आ सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या क्या है, निर्देशन का महत्व है। अगला सॉरी ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, शैक्षिक अवरोधन को दूर करने में। दूसरा ऑप्शन व्यवसायिक समायोजन का निवारण। तीसरा ऑप्शन व्यक्तित्व समस्याएं और समायोजन का निवारण। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समस्या एवं उपबोध की दृष्टि से परामर्श के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट 11 प्रकार होते हैं। समस्या और उपबोध की दृष्टि से परामर्श के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका 11 प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन क्या है, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन। तीसरा ऑप्शन है जाति प्रथा का विघटन। चौथा ऑप्शन है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव और पांचवा है
परिवर्तित सामाजिक मूल्य, ठीक है स्टूडेंट। और क्या है आपका लास्ट होगा, सॉरी अभी देखिए 10 पॉइंट, इसमें 11 पॉइंट है। नैतिक एवं धार्मिक परिवर्तन, फिर है 7वां है आपका जनसंख्या में वृद्धि, 8वां है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, और 9वां है व्यवसाय की बहुलता, और 10वां क्या है मनोनुकूल व्यवसाय न मिल पाना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हमने बताया आपको कि निर्देशन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक कौन कौन से होते हैं। ये सब आपको 11 पॉइंट याद करना है कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण क्या होता है, लोग जो है मतलब अपने गाँव को छोड़ के क्या करते हैं, शहर की तरफ जाना पसंद करते हैं। फिर क्या संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन का मतलब क्या हुआ कि आज क्या है, आज कोई भी ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना पसंद कर रहा है। धीरे धीरे क्या सब लोगों को एकांकी परिवार फैमिली चाहिए। फिर क्या जाति प्रथा का विघटन, जाति प्रथा का भी मतलब विघटन होता जा रहा है। फिर क्या पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं अपने इंडियन कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। फिर क्या परिवर्तित सामाजिक मूल्य, ये भी हमारे जीवन को जो है प्रभावित करता है। तो ये सब जितने पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नैतिक और धार्मिक परिवर्तन से भी क्या होता है, निर्देशन जो है प्रभावित होता है। फिर जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने से भी क्या होता है आपका निर्देशन एवं जो है निर्देशन की आवश्यकता जो है कारक वो प्रभावित करता है, ठीक है। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, यानी किसी के पास क्या समय का अभाव होने की वजह से हर व्यक्ति क्या होता है एक दूसरे से मिल नहीं पाता है या व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर पाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है वह सांस्कृतिक कारक जो है प्रभावित होता है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन की प्रकृति होती है, ठीक है। निर्देशन की प्रकृति कैसी होती है, पहला ऑप्शन क्या है जीवन से संबंध, दूसरा ऑप्शन अविरल प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन क्षमताओं का विकास, चौथा ऑप्शन भविष्य की तैयारी में सहायक, और पांचवा है स्वनिर्देशित व समायोजन सहायक, और छठवां है उपरोक्त सभी। तो याद रखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। निर्देशन की प्रकृति कैसी होती है, तो यह जीवन से संबंधित होती है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि यह धीमी किंतु मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अविरल तरीके से मतलब बिना रुके, ठीक है। क्षमताओं निर्देशन जो होता है क्षमताओं के विकास में भी सहायक होता है, क्या है। फिर क्या भविष्य की तैयारी में सहायक, तो भविष्य में क्या हमको योजना बनाना इसके लिए भी क्या होता है गाइडेंस पाया जाता है। फिर क्या स्वनिर्देशित व समायोजन में सहायक, यानी हम अपने आप को कैसे निर्देशित कर सकते हैं और कैसे अपने आप को समायोजन कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी क्या होता है निर्देशन की प्रकृति जरूरी होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श के कितने सोपान की चर्चा की है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 5 सोपानों की उन्होंने चर्चा की, किसने, विलियमसन ने। वो 5 सोपान कौन कौन से स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, फलानुमान और परामर्शदाता, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श के कितने सोपान बताए, तो 5 सोपान बताए हैं, ठीक है। एक तो ऐसे हो गया, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विलियमसन के दूसरा क्वेश्चन भी आप ध्यान से सुनिएगा, विलियमसन के निर्देशात्मक परामर्श के सोपान है, ठीक है। तो सोपान है तो पहला ऑप्शन क्या दे देगा आपको, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कि विश्लेषण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है निदान, और चौथा ऑप्शन क्या दे देगा स्टूडेंट आपको दे देगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्या दे देगा आपको उपरोक्त सभी दे देगा। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी वाला जो है ये आपको यहाँ से देखिए 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान करता है, यह कथन है। पहला ऑप्शन क्या है जॉन डॉर्ले, दूसरा ऑप्शन है विलियमसन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए किसका कथन है स्टूडेंट, तो जॉन डॉर्ले जी का है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साक्षात्कार का पर्पज होता है, यानी प्रयोजन, पर्पज का मतलब क्या होता है प्रयोजन, ठीक है। याद रखिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रयोजन बोलते हैं। साक्षात्कार का प्रयोजन या पर्पज क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका सूचनाओं तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, तो ये भी बात सही है। जानकारी व सूचना देना, ये भी बात सही है। फिर क्या है नवीन कार्यकर्ता का चुनाव करना, तो इंटरव्यू द्वारा क्या करते हैं हम नए कैंडिडेट को चुनते हैं ना स्टूडेंट। फिर क्या समस्या से जुड़ी समस्याओं को हल करना, ये भी बात सही, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनिर्देशात्मक परामर्श में समस्या के
किस पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, समस्या के भावात्मक पक्ष पर, दूसरा ऑप्शन है समस्या के बौद्धिक पक्ष पर, तीसरा ऑप्शन है समस्या के शारीरिक पक्ष पर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका समस्या के भावात्मक पक्ष पर जो है विशेष बल दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परामर्श की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श के कितने प्रकार होते हैं? स्टूडेंट याद रखिएगा कि परामर्श के प्रकृति के आधार पर परामर्श के क्या है, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर हमने बता दिया कि वो 3 प्रकार क्या है, निर्देशात्मक परामर्श है, और निर्देशात्मक परामर्श है, और संग्रही और मिश्रित परामर्श है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साक्षात्कार के प्रकार है। साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? देखिए तो पहला ऑप्शन क्या है, नौकरी संबंधी साक्षात्कार, ये भी सही है। सही तथ्य निर्धारण साक्षात्कार, ये भी सही है। परामर्श साक्षात्कार, ये भी सही है। और निर्देशात्मक साक्षात्कार, ये भी है। निर्देशात्मक साक्षात्कार, ये भी है। सामूहिक साक्षात्कार, ये भी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रुचि एवं योग्यता के अनुसार, ठीक है, क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट, रुचि एवं योग्यता रुचि एवं योग्यता के अनुसार निर्देशन देने के लिए कक्षा में जो समय दिया जाता है उसे किस नाम से हम जानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, डेल्टा क्लास के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? डेल्टा क्लास के नाम से हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि पाठशाला या पाठशाला के बाहर, पाठशाला या पाठशाला के बाहर अर्जित ज्ञान का मापन जब प्रशिक्षण की अवधि और प्रकृति के आधार पर किया जाता है, प्रशिक्षण की अवधि और प्रकृति के आधार पर किया जाता है, तो उसे निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। यह कथन किसका है स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन है बिंघम का, कार्ल रॉजर्स का, रॉबर्ट का, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका क्या है, बिंघम जी का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निष्पत्ति परीक्षण का प्रकार है। ठीक है, कौन सा प्रकार है? तो पहला ऑप्शन क्या, मौखिक परीक्षण, ठीक है, मौखिक परीक्षण नहीं होगा, इसमें परीक्षण होगा। ठीक है, मौखिक परीक्षण, सॉरी डबल लिखा गया, ऐसे लिखा गया, मौखिक परीक्षण। ठीक है, और क्या है दूसरा, क्या क्रियात्मक परीक्षण, तीसरा निबंधात्मक परीक्षण, चौथा क्या उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने अंग होते हैं? तो याद रखिएगा 3 अंग होते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने अंग होते हैं स्टूडेंट? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? तो आपका होता है, पहला होता है ईड होता है स्टूडेंट, दूसरा क्या होता है आपका ईगो होता है, और तीसरा क्या होता है स्टूडेंट आपका सुपर ईगो होता है। क्या होता है? सुपर ईगो होता है। ये सब क्या है, सब आपके फ्राइड के जो है व्यक्तित्व के क्या है, अंग है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, व्यक्तित्व अध्ययन की विधि के प्रकार, यानी केस स्टडी के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 2 प्रकार के केस स्टडी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है, औपचारिक अध्ययन, और दूसरा क्या है, अनौपचारिक अध्ययन। ठीक है, ये क्या है, ये आपका व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्यक्ति अध्ययन के किन बातों को ध्यान में रखते हैं? व्यक्ति अध्ययन में, सॉरी के नहीं, में किन बातों, यानी केस स्टडी करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, योजना बनाना। ठीक है, ये भी बात सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक तथ्य एकत्रित करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका वृत्त लिखना, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका उपचार। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की जो व्यक्तित्व अध्ययन में हम किन बातों का ध्यान रखते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि योजना बनाने वाली बातों को हम क्या करते हैं, नहीं एक मिनट सॉरी, इसमें और होगा ऑप्शन, इसमें उपरोक्त सभी। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके ये चारों ऑप्शन जो है वहाँ पर आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, योजना बनाते हैं, तथ्य एकत्रित करते हैं, वृत्त लिखते हैं, और क्या उपचार। यहाँ 5वां क्या है आपका उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो 5वां आंसर जो है आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसको भी आप लोग विशेष ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुभव की क्रियात्मक तथा भावात्मक पक्ष अभिरुचि है, यह कथन किसका है? तो स्काउट का है, बिंघम का है, स्ट्रॉन्ग का है, या किसी का नहीं? तो किसका बताएंगे स्टूडेंट? स्काउट का है स्टूडेंट। वीडियो को स्टूडेंट आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। जो बच्चे आज हमारी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके, ठीक है,
और बेल आइकन की जो ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको आप प्रेस कर देंगे, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की क्लास जो है आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप पर जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगती है स्टूडेंट तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए स्टूडेंट कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। अभी देखिए आज मॉडल पेपर आप लोगों को हम 2 दे दिए हैं, तो ये आपका टोटल जो है 50 जो है क्वेश्चन का जो है कलेक्शन है स्टूडेंट। क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस समय आप लोगों के साथ साथ क्या है, बीए वालों का भी एग्जाम चल रहा है, जैसे उसमें को करिकुलर, ठीक है, बीए जो है 6 सेमेस्टर का जो है को करिकुलर जो है आप ही के साथ, यानी 24 जुलाई को उनका भी पेपर होने वाला है। तो सुबह में क्या होता है, मैं को करिकुलर की क्लास मैं उनको देती हूँ, फिर रात में क्या है आज आप लोगों का दूंगी, और 4th सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनका क्लास आज जो है पेंडिंग रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। 4th सेमेस्टर वाले बच्चों का जो है कल क्लास लगेगा, तो कल आप लोगों का एक मतलब मान के चलिए इवनिंग नहीं तो मॉर्निंग में एक 2nd सेमेस्टर भी दे देंगे, और 4th सेमेस्टर को भी मतलब देखते हैं स्टूडेंट, तो उनका मतलब एक कल भी आप लोगों को एक क्लास हम देंगे मॉडल पेपर का। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का जो मैं जितना भी मैं व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को लेक्चर देकर पढ़ाई स्टूडेंट, उसको भी आप लोग जरूर से देख लीजिए, क्योंकि वो आप लोगों का जो है डिटेल लेक्चर के साथ MCQ है, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पिछले साल का भी वीडियो देखिए, ओके। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, सॉरी, किसी अनुभव में लीन हो जाने तथा उसे जारी रखने की प्रवृत्ति अभिरुचि, यह कथन किसका है? स्ट्रॉन्ग का है, बिंघम का है, स्काउट का है, या इनमें से कोई नहीं? था हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि यह कथन जो है किसका है? बिंघम जी का है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श के मापन में किन परीक्षणों का को शामिल किया जाता है, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श के मापन में किन परीक्षणों को हम शामिल करते हैं, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निर्देशन या परामर्श का मापनी विधि है, ठीक, ऐसे भी आ सकता है। तो याद रखिएगा पहला क्या आपका बुद्धि परीक्षण, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब स्टूडेंट बुद्धि परीक्षण से आ गया, तो लास्ट में आप लोगों को मैं एक बुद्धि का जो है आप लोगों को एक चार्ट मैं दे दूंगी स्टूडेंट। तो बुद्धि परीक्षण का जैसे कितने से कितने तक की बुद्धि को हम, बुद्धि लब्धि वाले बालक को हम क्या कहते हैं उसका। और आप लोग देखिए स्टूडेंट 4th सेमेस्टर वालों को कल भी मैं आपको अनाउंस की थी कि 4th सेमेस्टर में एक बुद्धि का जो है मतलब सिर्फ बुद्धि टॉपिक से ही हमने आप लोगों को मतलब दिया है। तो 4th सेमेस्टर वालों का जो बुद्धि टॉपिक से भी कल या परसों में हमने वीडियो एक अपलोड की है, तो आप लोग प्ले लिस्ट जाकर बुद्धि वाला 24 मिनट का जो लेक्चर है स्टूडेंट, ये 24 या 14 मिनट का है, तो आप लोग जाकर ना उसको जरूर से देख लीजिए। उसमें हम सब बताएं कि एक कारक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है, ये सब हम आप उसमें जो है आप लोगों का बताएं स्टूडेंट, तो उसको भी आप लोग एक बार जरूर से देख लीजिए, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इसमें कि अभियोग्यता परीक्षण, ठीक है। दूसरा क्या अभियोग्यता परीक्षण, तीसरा क्या अभिरुचि मापन परीक्षण, चौथा क्या निष्पत्ति परीक्षण, पांचवा क्या व्यक्तित्व परीक्षण, और छठवां क्या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप लोगों को संख्या में भी दे सकता है कि निर्देशन और परामर्श के मापन में कितने परीक्षण होते हैं, या कितने परीक्षण को शामिल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे देगा 5, दूसरा ऑप्शन दे देगा 4, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको 6, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको 7। हम क्या बताएंगे कि निर्देशन एवं परामर्श के मापन में कितने परीक्षणों की संख्या है, तो 5 है। तो ये पांचों आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्षमताओं को अर्जित करने को हम बुद्धि कहते हैं, यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यह कथन जो है विड्रो का है। किसका है स्टूडेंट, तो विड्रो जी ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को व्यक्ति की बुद्धि कहा जाता है, यह कथन किसका है। टर्मैन है, बिने है, रेसलर है। तो क्या कहेंगे स्टूडेंट, आपका टर्मैन जी ने बताया था कि सूक्ष्म विचारों के अनुसार चिंतन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यक्ति की बुद्धि कहा जा सकता है, ठीक है, व्यक्ति की बुद्धि कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये कथन किसका है आपका, तो टर्मैन क्या है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर आ गया
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कौन है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, क्या है स्टूडेंट आपका बुद्धि का द्विकारक, द्विकारक यानी टू फैक्टर का सिद्धांत जो है किसने दिया था स्टूडेंट? पहला ऑप्शन क्या है आपका स्पीयरमैन, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा है विनय रॉबर्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? स्पीयरमैन ने दिया था, स्पीयर होगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है छूट गया है, स्पीयरमैन होगा। ठीक है, स्पीयरमैन ने क्या दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। और थॉर्नडाइक जी ने क्या दिया था? बुद्धि का जो है त्रिकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक जी ने दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वैवाहिक परामर्श की प्रक्रिया के पद है। वैवाहिक परामर्श प्रक्रिया के पद कितने होते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि संश्लेषण आता है, सॉरी विश्लेषण है, संश्लेषण है, निदान है, पूर्वानुमान है, परामर्श है, अनुवर्तन है। यानी ये छह क्या है? छह आपके जो है वैवाहिक परामर्श प्रक्रिया का जो है पद है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ध्यान से यहाँ सुनिएगा। वैवाहिक परामर्श प्रक्रिया का प्रथम पद कौन है स्टूडेंट? याद रखिएगा प्रथम पद जो है आपका विश्लेषण होता है। फिर आ सकता है कि वैवाहिक परामर्श प्रक्रिया का जो है तृतीय पद कौन सा है स्टूडेंट? ठीक है, तो तृतीय पद क्या बताएंगे कि निदान होता है। फिर आ सकता है कि परामर्श प्रक्रिया का जो है पंचम पद क्या है? ठीक है, पंचम पद क्या है? तो हम क्या बताएंगे कि परामर्श होता है। तो इसको सिक्वेंसली भी आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कैरियर संबंधित निर्देशन एवं परामर्श के सिद्धांत है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? शील गुण एवं कारक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है संरचनात्मक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है आपका? उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ये सभी क्या है? आपके करियर संबंधित निर्देशन एवं परामर्श के सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वृद्धावस्था की समस्याएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? देखिए अभी कल के क्वेश्चन में हमने आपको सॉल्व कराया था स्टूडेंट कि वृद्धावस्था की समस्याएं कितनी होती है। तो उसमें हम आपको तीन ही बताए, लेकिन जितनी समस्याएं जो होती हैं उसको हम यहाँ पर एक जगह लेके आ गए ताकि आपको किसी भी तरह का जो है समस्या न देखना पड़े, समस्या का सामना न करना पड़े। क्या है? अविश्वास होता है, फिर क्या है? अधिकार का हनन भी होता है, आर्थिक कठिनाई भी होती है, हीनता की भावना भी होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है, पारिवारिक उपेक्षा होता है, एकाकी की भावना होती है। ठीक है, फिर क्या है? इच्छाओं की आपूर्ति होती है और नवा क्या? उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि ये सब आप लोगों को हम कल की क्लास में बताए हैं कि अविश्वास क्या होता है, अधिकार का हनन यानी एक एज के बाद क्या होता है? बुजुर्गों का जो है अधिकार जो है हटता जाता है, तो उन्हें लगता है क्या कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आर्थिक कठिनाई यानी जो 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 पहले से अगर संपन्न नहीं है, तो अगर उनकी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है स्ट्रांग नहीं है, तो एक एज के बाद क्या होता है? उनको जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है। हीन भावना को भी हमने बताया था, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी यानी जैसे यंग लोग हैं तो कहीं भी आना जाना उनका हो पाता है, तो उनका क्या है? मान सम्मान जो बढ़ाता है। लेकिन एक बुजुर्ग जब वृद्धावस्था में लोग पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? लोग उनकी बातों को सुनना नहीं पसंद करते हैं। इस तरह से क्या होता है? उनका सामाजिक प्रतिष्ठा में जो है कमी आने लगती है। फिर क्या? परिवार के द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है और उनके अंदर क्या होता है? एकाकी की भावना जो है जागृत होने लगती है। और इच्छा की आपूर्ति का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए उनका कुछ भी खाने पीने का या घूमने का फिरने का मन कर रहा है, तो उसमें क्या है? उसमें मतलब अगर फैमिली के लोग अगर साथ नहीं दे रहे हैं या समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? उनकी इच्छाओं का क्या होता है? आपूर्ति होता है, यानी इच्छा की जो है पूर्ति नहीं हो पाती है, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी इच्छाओं को वो क्या करते हैं? दबा लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? विकासात्मक कार्य के क्षेत्र में प्रमुख योगदान है, किसका योगदान जो है? तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, विकासात्मक कार्य के क्षेत्र में क्या है? हरलॉक जी का योगदान है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? वैवाहिक परामर्श के अंतर्गत मुख्य कार्य है। ठीक है, वैवाहिक परामर्श के अंतर्गत मुख्य कार्य क्या होता है स्टूडेंट? तो कैरियर का चयन करना, जीवन साथी का चयन, तीसरा ऑप्शन है स्वयं का चयन, स्वयं का विकास, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन साथी का चयन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विवाह पूर्व लड़के लड़कियों के मिलने को कहा जाता
जाता है, क्या कहते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका मेल मिलाप हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वैवाहिक परामर्श की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है स्टूडेंट? अभी आपको हमने बताया स्टूडेंट कि वैवाहिक परामर्श की प्रथम प्रक्रिया कौन सी होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि विश्लेषण होती है। देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ पर शायद हमने निदान बता दिया, जबकि निदान जो है आपका क्या था, तीसरा चरण है। तो वहाँ भी आप लोग जाकर सही कर लीजिएगा कि वैवाहिक परामर्श की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण क्या है, आपका विश्लेषण है। दूसरा चरण क्या था स्टूडेंट? तो अभी आपको हमने बताया स्टूडेंट कि दूसरा जो क्या होता है, संश्लेषण होता है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि एनालिटिक करना, यानी पहले क्या होता है, पहले हम अगर मान लीजिए कोई समस्या हो गई है तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसको एनालिसिस करेंगे ना कि ये समस्या आई कहाँ से, फिर क्या है संश्लेषण, मतलब उसका फिर से मतलब उसका जन्म कैसे, वो समस्या का प्रॉब्लम कौन, मतलब उस समस्या को किसने क्रिएट किया, इसको देखेंगे, तब जाकर क्या करते हैं हम तीसरा चरण निदान करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वहाँ भी आप लोग सही कर लीजिएगा कि पहला चरण क्या होता है, आपका विश्लेषण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जीवन कौशल परामर्श से प्रार्थी को सहायता मिलती है क्या? पहला ऑप्शन है स्वयं सहायता, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विकास कौशल योजना के प्रमुख संस्थापक कौन है? तो अभी जो है नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जिन्होंने क्या किया, विकास कौशल का जो है योजना बनाया है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा काम किया स्टूडेंट की बीए और बीएससी वालों के लिए भी क्या है, एक स्किल डेवलपमेंट का पेपर स्टार्ट कर दिया है। तो उससे भी क्या हो रहा है, उन बच्चों को भी क्या है, मतलब कौशल विकास का जो है ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बुद्धि लब्धि यदि 50 से 70 के बीच रहेगी तो वह क्या कहलाती है स्टूडेंट? तो वह बुद्धि लब्धि जो है आपका मूर्ख कहलाती है। ठीक है, उतने उस बालक को जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है, उस बालक को हम क्या बोलते हैं, मूर्ख बालक कहते हैं स्टूडेंट। अभी देखिए स्टूडेंट, बुद्धि लब्धि का जो है किताब से एक वीडियो हमने क्लिप किया, उसको भी हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा कि कितने से कितने बुद्धि लब्धि वाले को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन अभी एक क्लिप आप लोगों को हम जोड़ेंगे, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट देखिए, प्रश्न नहीं है, लेकिन एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बुद्धि लब्धि, हालांकि हमने उसको आप लोगों को मतलब पहले क्लास की वीडियो में दिया था। तो देखिए अब याद रखिएगा कि बुद्धि लब्धि जो है मतलब प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 40 से अधिक जो होगी वो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है, प्रखर बालक जो होते हैं, वेरी सुपीरियर बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि 120 से लेकर 139 होती है। फिर क्या उत्कृष्ट बुद्धि किसकी होती है, तो 110 से लेकर 119 तक की होती है। सामान्य बालक की बुद्धि जो कितनी होती है, तो 90 से लेकर 109 होता है। और आपका देखिए यहाँ पर क्या मंद बुद्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो 80 से लेकर क्या 89 होता है। फिर क्या निर्मल बुद्धि जो कितनी होती है स्टूडेंट, तो 70 से लेकर 79 होता है। मूर्ख बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो आपका 50 से लेकर 69 होता है। देखिए आपका ये क्वेश्चन आया था, मूर्ख बालक का आया था, तो उसमें 69 की जगह क्या था, आपका 79 था। लेकिन इस स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि जो है 50 से क्या है 69, अगर 69 नहीं तो आपका 79 भी हो सकता है। फिर क्या मूड बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो 25 से 49 होता है। ठीक है, 25 से 49 होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। और जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा कि 25 से कम जो होते हैं वो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, बुद्धि से संबंधित आज आपके सारे मतलब कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। अब आप लोगों का अगली क्लास जो है मतलब फिर कोशिश रहेगी मेरी कि रात में 9 बजे तक आप लोगों को एक क्लास और दे दूं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि जितना भी मैंने फर्स्ट पेपर में आप लोगों को पढ़ाया है, फर्स्ट पेपर की जितने भी वीडियो हैं और प्लस आप लोगों ने जो पेपर दिया है, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी तो आपके पास होगी, तो आंसर की भी हमने आप लोगों को जारी कर दिया है। आंसर की से मैच कराकर फर्स्ट पेपर के आपके जो 75 क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसको भी, और प्लस आप क्या करेंगे, वीडियो सारे को आप लोगों को देखना है। ठीक है, जितने भी वीडियो आप
आप लोगों को दिया गया है वो वीडियो और प्लस आपका जो 75 क्वेश्चन का जो आप लोगों ने 18 जुलाई को एग्जाम दिया है वो पेपर आप लोगों को अच्छे से देख कर जाना है। और उसके अलावा आप लोगों को जितना भी वीडियो अब हम सेकेंड पेपर के नाम से जो दे रहे हैं उसको भी देखना है। ठीक है स्टूडेंट, इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज बस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों की आज रात 9 बजे तक लग जाएगी। ठीक है, अभी आप लोग मॉर्निंग की क्लास देख लीजिए और फिर आप लोगों को इवनिंग में भी एक क्लास में और आप लोगों को दे दूँगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए MA 4th सेमेस्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि पेपर का नाम क्या है, अक्षम एवं असमर्थ बालकों की सुरक्षा एवं देखभाल, जिसका एग्जाम आप लोगों का 23 जुलाई को होने वाला है। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो है मतलब बुद्धि से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेरी लेकर आई हूँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर में क्या था स्टूडेंट, बुद्धि से बहुत सारे जो है आप लोगों के क्वेश्चन आए थे। तो हमने सोचा कि एक बार आप लोगों को इंटेलिजेंसी से आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम सॉल्व करा दें स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का। तो पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि बुद्धि के कितने होते हैं, 10 सिद्धांत होते हैं। अब ये 10 के नाम है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 10 के नाम हमने आप लोगों को एक जगह दे दिया है। तो पहला क्या नाम है आपका, एक कारक सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। चौथा क्या, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। पांचवा है समूह कारक सिद्धांत। और छठवां है पदानुक्रमिक सिद्धांत। सातवां है त्रिआयाम सिद्धांत। आठवां है द्रवीकृत घनीकृत सिद्धांत। नवां है बहु बुद्धि सिद्धांत। और 10वां क्या है, त्रितंत्र सिद्धांत। ये क्या है आपके जो है 10 जो है सिद्धांत है बुद्धि के। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है का प्रतिपादन किसने किया था या किसने दिया। तो याद रखिएगा कि इसके जो है 3 विद्वान थे, एक बीने थे, टर्मैन थे और स्टर्नर थे। इन तीनों ने मिलकर क्या दिया था स्टूडेंट, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्या है, द्विकारक। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। द्विकारक है, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे लिखाएगा। द्विकारक सिद्धांत जो है मतलब किसके द्वारा दिया गया था, तो स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। आपको क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि द्विकारक सिद्धांत में कितने फैक्टर हैं। ठीक है, तो याद रखिए स्टूडेंट द्विकारक सिद्धांत में आपके 2 फैक्टर है। कौन कौन सा, एक आपका जी फैक्टर और एक आपका क्या है, एस फैक्टर। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जी तथा एस फैक्टर जो है किस सिद्धांत में पाए जाते हैं, बुद्धि के किस सिद्धांत पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट कि बुद्धि के जो है द्विकारक सिद्धांत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अब वही प्रश्न आ गया स्टूडेंट कि जी फैक्टर तथा एस फैक्टर किस सिद्धांत में पाए जाते हैं। तो इसको हमने अभी आपको बता दिया कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जी कारक की विशेषताएं हैं। ठीक है, जी कारक की कौन कौन सी जो है विशेषताएं होती हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट क्या है आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जी कारक की क्या क्या विशेषताएं होती, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए पहला क्या इसमें कि सभी में पाया जाता है, यानी जी कारक जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जन्मजात कारक होते हैं। फिर क्या यह कारक सदैव मतलब एक समान बने रहते हैं। और यह कारक जीवन के प्राय सभी कार्यों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एस फैक्टर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो यह सभी में भिन्न होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका यह कारक क्रिया विशिष्ट होता है। तीसरा क्या है विशिष्ट कारक को अर्जित किया जा सकता है। और चौथा क्या आपका उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका कि त्रिकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था स्टूडेंट। याद रखिएगा त्रिकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था स्टूडेंट, तो स्पीयरमैन ने दिया था। इस सिद्धांत में कितने परीक्षण को किया गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 3 कारकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से कारक होते हैं, तो पहला आपका सामान्य बुद्धि, दूसरा है विशिष्ट बुद्धि, तीसरा है भाषा या स्थानात्मक बुद्धि,
ज्ञान। तो ये क्या है, ये आपके मतलब इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि परीक्षण में क्या है, 3 कारकों का जो है यूज किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन आपको आया था, तो याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया है स्टूडेंट। याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने बुद्धि को क्या 3 भागों में विभाजित किया है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आया था स्टूडेंट फर्स्ट पेपर में। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, तो पहला क्या है सामाजिक बुद्धि, दूसरा क्या है मूर्त या स्थूल बुद्धि, तीसरा क्या है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, ये आपके जो है उसके आंसर हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट। याद रखिएगा कि समूह कारक जो है सिद्धांत वो आपका प्रोफेसर थॉम्सन और कैली के द्वारा जो है दिया गया था स्टूडेंट। देखिए हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर का जो है आप लोगों का आंसर की हमने जो है जारी कर दिया स्टूडेंट। तो याद रखिए आंसर की जो है आपका हमने जारी कर दिया है, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। और फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को हमने यूट्यूब पर जो है वीडियो दिए हैं स्टूडेंट, वो आप लोग जरूर से आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में क्या है मिलता जुलता प्रश्न है, मिलता जुलता टॉपिक है, इसलिए हम 101% जो है फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगली प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कैली ने बुद्धि निर्माण के लिए कितनी मानसिक योग्यताओं को बताया है। तो याद रखिएगा कि 9 मानसिक योग्यताओं को बताया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, पदानुक्रमित सिद्धांत जो है किसने दिया था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि फिलिप बर्नन ने दिया था। पदानुक्रमित सिद्धांत जो है किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो अभी आपको हमने बताया कि किससे संबंधित है। ये सब आपका क्या है बुद्धि के सिद्धांत है। किसके सिद्धांत है स्टूडेंट, बुद्धि के सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिएगा बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत जो है आपका क्या पदानुक्रमित सिद्धांत आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है बुद्धि की द्रवीकृत बुद्धिकृत और घनीकृत बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि आर.बी. कैटल ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट, आर.बी. क्या है आपका कैटल जो है उन्होंने क्या दिया था, बुद्धि का जो है आपका बुद्धि का द्रवीकृत और घनीकृत जो है सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट। याद रखिएगा बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किसने के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि होवार्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, बुद्धि का जो है त्रियक सिद्धांत दिया था स्टूडेंट। ठीक है, क्या है त्रियक सिद्धांत को दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बहुबुद्धि सिद्धांतों में बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांतों में बुद्धि के प्रकार कितने स्टूडेंट, तो आपके 7 हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के प्रकार शामिल है। तो कौन कौन से प्रकार जो शामिल, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका भाषाई सिद्धांत, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा है आपका शरीर गतिकी बुद्धि, पांचवा है संगीत बुद्धि, और सातवां क्या है व्यक्तित्व आत्मबुद्धि, और आपका लास्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए आपका 7वां है व्यक्तित्व अन्य बुद्धि, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये आपके 7 पॉइंट्स जो स्टूडेंट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 7 पॉइंट्स आप लोग क्या है बहुबुद्धि के सिद्धांत में कितने प्रकार को शामिल किया गया, तो इन 7 को आप याद करिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट। याद रखिएगा त्रितंत्र जो है आपका स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट, स्टर्नबर्ग ने दिया था। किस सन में दिया था, तो 1986 ईस्वी में दिया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार है स्टूडेंट। याद रखिएगा बुद्धि परीक्षणों के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए स्टूडेंट ऐसे मुख्यतः जो है बुद्धि जो है परीक्षण जो है आपका 2 तरह का है। एक है व्यक्तित्व तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा क्या शाब्दिक तथा अशाब्दिक। यहाँ पर अशाब्दिक होगा स्टूडेंट ना, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और इन दोनों वर्गों के मिश्रण से बुद्धि परीक्षण के कितने हो गए, 4 वर्गों में बांटा गया, 4 प्रकार हो गए। और कौन कौन से स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है आपका व्यक्तित्व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, फिर क्या व्यक्तित्व शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, फिर क्या आपका सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण बुद्धि परीक्षण। तो ये क्या आपके 4 है। अगर आपके ऑप्शन में 2 है तो 2 पर आप पहले आप क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए 2 की जगह 2 नहीं देखिए स्टूडेंट क्या दिया आपका 4 दिया है, तो 4 ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है बिने साइमन बुद्धि
स्केल में शामिल है। में बुद्धि स्केल में क्या शामिल स्टूडेंट, तो देखिए क्या है, बालकों के भाषण का प्रयोग, फिर क्या चिंतन एवं बुद्धि के से संबंधित 30 पदों का प्रयोग, फिर उपरोक्त दोनों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शामिल है। व्यक्तित्व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या शामिल है, पहला ऑप्शन क्या है आपका चित्रांकन परीक्षण, ठीक है, ये भी है, ठीक है, भूल भुलैया परीक्षण ये भी है, आकृतिक फलक परीक्षण ये भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामूहिक अशाब्दिक, ठीक है, क्या स्टूडेंट आपका है कि सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शामिल है, क्या शामिल है, तो आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है, CIE बुद्धि परीक्षण, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगर सामूहिक जो है शाब्दिक पूछता है स्टूडेंट, ठीक है, सामूहिक क्या करता है आपको शाब्दिक शब्द पूछता है कि शाब्दिक परीक्षण में, देखिए सामूहिक क्या है स्टूडेंट आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में पूछता है कि किसको लिया गया है, तो आप क्या बताते, तब वहां पर बीटा के जगह पर क्या हो जाता है स्टूडेंट आपका अल्फा हो जाता है, क्या हो जाता है अल्फा हो जाता है, याद रखिएगा। जब शाब्दिक शब्द पूछेगा सामूहिक शाब्दिक परीक्षण किस में क्या होता है, तो अल्फा बीटा परीक्षण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ठीक है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि या कथन किसका है, तो वुडवर्थ का है, किसका है स्टूडेंट, वुडवर्थ का है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति, ठीक है, जीवन के नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतना क्षमता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा स्टर्नर का है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ये प्रश्न भी देखिए आया था, इसका कौन है आपके गाल्टन साहब ने कहा था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। ये प्रश्न देखिए फर्स्ट पेपर में आया था, बुद्धि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है, तो बकिंघम का है, ठीक है। अगले परिभाषा की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला परिभाषा हमारा क्या कह रहा है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता, यह कथन किसका है, तो वुडवर्थ का है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है, तो टर्मैन का है, ओके स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है आपका थॉर्नडाइक का, किसका स्टूडेंट, थॉर्नडाइक का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बुद्धि अपेक्षाकृत परिस्थितियों में समायोजन करने की जमजात क्षमता है, यह कथन किसका स्टूडेंट, तो बर्ट का है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, टर्मैन मेरिल परीक्षा तथा आर्मी अल्फा परीक्षण किससे संबंधित है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बुद्धि परीक्षण से। और आर्मी अल्फा परीक्षण जो अगर पूछ दे तो ये किससे हो जाएगा आपका सामूहिक, ठीक है, अभी ऊपर बताएं स्टूडेंट, आपको क्या बताएं, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, क्या है स्टूडेंट, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओके। अभी और आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। देखिए ये सारे जितने भी आपके बुद्धि से इंपॉर्टेंट क्वेरी थे ये हमने आपको एक जगह दे दिया, ओके स्टूडेंट। इसको आप लोग इसको लिखिए, लिखकर एक जगह आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेरी हैं, ओके। स्टूडेंट देखिए प्रश्न नहीं है लेकिन एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बुद्धि लब्धि, हालांकि हमने उसको आप लोगों को मतलब पहले क्लास की वीडियो में दिया था। तो देखिए अब याद रखिएगा कि बुद्धि लब्धि जो है मतलब प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 40 से अधिक जो होगी वो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होगी, ठीक है। प्रखर बालक जो होते हैं वेरी सुपीरियर बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो याद रखिएगा कि 120 से लेकर 139 होती है। फिर क्या उत्कृष्ट बुद्धि किसकी होती है, तो 110 से लेकर 119 तक की होती है। सामान्य बालक की बुद्धि जो कितनी होती है, तो 90 से लेकर 109 होता है। और आपका देखिए यहाँ पर क्या मंद बुद्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो 80 से लेकर क्या 89 होता है। फिर क्या निर्मल बुद्धि जो कितनी होती है स्टूडेंट, तो 70 से लेकर 79 होता है। मूर्ख बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो आपका 50 से लेकर 69 होता है। देखिए आपका ये क्वेश्चन आया था मूर्ख बालक का आया था, तो उसमें 69 की जगह क्या था आपका 79 था। लेकिन इस स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि जो है 50 से क्या है 69, अगर 69 नहीं तो आपका 79 भी हो सकता है। फिर क्या मूड बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो 25 से 49 होता है, ठीक है, 25 से 49 होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। और जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा कि 25 से कम जो होते हैं वो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका क्या है बुद्धि से संबंधित आज आपके सारे मतलब कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। अब आप लोगों का अगली क्लास जो है मतलब फिर
कोशिश रहेगी मेरी कि रात में 9 बजे तक आप लोगों को एक क्लास और दे दूँ, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि जितना भी मैंने फर्स्ट पेपर में आप लोगों को पढ़ाया है, फर्स्ट पेपर की जितने भी वीडियो हैं और प्लस आप लोगों ने जो पेपर दिया है, ठीक है? उसकी हार्ड कॉपी तो आपके पास होगी, तो आंसर की भी हमने आप लोगों को जारी कर दिया है। आंसर की से मैच कराकर फर्स्ट पेपर के आपके जो 75 क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसको भी और प्लस आप क्या करेंगे, वीडियो सारे को आप लोगों को देखना है, ठीक है? जितने भी वीडियो आप लोगों को दिया गया है वो वीडियो और प्लस आपका जो 75 क्वेश्चन का जो आप लोगों ने 18 जुलाई को एग्जाम दिया है वो पेपर आप लोगों को अच्छे से देख कर जाना है। और उसके अलावा आप लोगों को जितना भी वीडियो अब हम सेकेंड पेपर के नाम से जो दे रहे हैं उसको भी देखना है, ठीक है स्टूडेंट? इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज बस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों की आज रात 9 बजे तक लग जाएगी, ठीक है? अभी आप लोग मॉर्निंग की क्लास देख लीजिए और फिर आप लोगों को इवनिंग में भी एक क्लास में और आप लोगों को दे दूँगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।